हेलो बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं आव्यू के बारे में। बच्चों बोर्ड एग्जाम्स के पर्पस पे आपका आव्यू एक बहुत बड़ा यानी मैट्रिसेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपका। आज सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे और इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि अगली क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार कॉन्सेप्ट्स पे बढ़ते हुए। सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया आव्यू होता क्या है। तो परिभाषा आपको पता ही है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इसको, बट एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि बच्चों आव्यू संख्याओं या फलन का एक आयताकार क्या है बच्चों, क्रम विन्यास है। ठीक है ना, यानी कि कोई भी हमारे पास फलन है या फिर हमारे पास कोई भी नंबर्स हैं बच्चों, संख्याएं हैं, उनको हम क्या करते हैं आयताकार रूप में यहाँ पर एक व्यवस्थित करके हम लिख देते हैं, क्रम वाइज लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 4 5 2 3 6 7 2 9। अब आप बोलेंगे सर ये आयताकार तो है ही नहीं, है ना, ये तो आपने जो है जो प्रविष्टियां की हैं इसके अंदर अवयवों की, ये कहलाते हैं अवयव। ठीक है, ये आयताकार तो है ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर एक चीज आपको सामने दिखाई दे रही होगी बच्चों, ये है ना, ये जो आपको दिखाई दे रही है, यानी कि इसकी बात करूंगा, इसकी बात करूंगा और इसकी बात करूंगा, ये तीनों चीजें कहलाती हैं बच्चों आपकी रोज। क्या कहलाती हैं बच्चों? रोज। हिंदी में इनको हम बोलते हैं पंक्तियां। ठीक है, तो ये पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3, तो इसको R1 पढ़ते हैं, इसको R2 पढ़ते हैं, इसको R3, चौथी होगी तो चौथी भी रहेगी, R4 हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं तो ये C1 कहलाती है, ये C2 और ये C3, ये C3। अब ये C1 C2 C3 क्या है, जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये है बच्चों C1 C2 और C3, है ना, ये कहलाता है कॉलम। ठीक है, ये क्या कहलाता है बच्चों? C का मतलब क्या हो जाता है? कॉलम। C का मतलब क्या होता है? कॉलम। कॉलम मतलब स्तंभ, कॉलम मतलब स्तंभ। तो आपको पता चल गया कि भैया एक जो हमारे पास यहाँ पर होता है, एक होती है पंक्ति और एक होता है स्तंभ। ठीक है, अब ये पंक्ति और स्तंभ को हम लिखते हैं m क्रॉस n में। किस में लिखते हैं बच्चों? m क्रॉस n, इस तरीके से लिखा जाता है। ये कहलाती है बच्चों कोटि यानी कि ऑर्डर। ये कहलाता है बच्चों का कोटि या फिर ऑर्डर। क्या कहलाता है? कोटि या फिर ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि अभी बात करूं इसके अंदर कितनी पंक्तियां, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 गुणे इसके अंदर कितने कॉलम है, यानी कि कितने आपके पास क्या है बच्चों, कितने क्या है आपके पास स्तंभ, तो कितने हैं? 1 2 3, है ना, 1 2 3 स्तंभ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। यहाँ पर बच्चों m और n का मान बराबर है। अगर m और n का मान बराबर हो जाता है तो ये जो आयताकार क्रम विन्यास है यह वर्गाकार क्रम विन्यास में बदल जाता है। यानी कि m और n का मान बराबर हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल बराबर हो सकता है। ठीक है, तो अगर m और n की मैं बात करूं तो ये जो m है बच्चों, ये बताता है आपको पंक्तियों की संख्या कितनी है, और n जो होता है वो बताता है कि कॉलम यानी कि आपके पास कुल मिलाकर स्तंभ कितने हैं इसके अंदर। बात समझ में आ गई क्या? ये एक बेसिक सा मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कि आपको आव्यू के बारे में पता होना चाहिए, और आपने इसको बड़े ही अच्छे से रिवाइज कर लिया। क्लैरिटी आ रही है सबको? एक बार कमेंट करके बता दो बच्चों, फटाफट से अंगारे लगा के बता दो, इतनी बातें सबको क्लियर है। अब आ जाते हैं बच्चों थोड़ा सा आगे और अगर मान लीजिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि एक आव्यू के अंदर मतलब कुल मिलाकर हमारे पास क्या है 8 अवयव है, तो हमें बताना है कि संभव कोटियों कितनी, क्या क्या कोटियां हो सकती हैं संभव। ठीक है, क्या क्या कोटियां हो सकती है। अभी भी मैंने आपको बताया कोटि, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से अगर इन अवयवों की मैं बात करूँ तो कितने प्रकार से मैं बना सकता हूँ। तो यहाँ तो 3 क्रॉस 3 9 का तो एक ही बार बनेगा, इसके अंदर तो कोई टेंशन है ही नहीं, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ और कितने प्रकार से क्या क्या बन सकता है, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं किस किस हिसाब से जो है चीजें बन सकती हैं। तो अगर 8 अवयव हैं तो हमने ये 8 लिख दिया। ठीक है, क्या करना है बच्चों? 1 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? 1 से स्टार्ट करना है। 1 का भाग दो 8 में, कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या 8 में 2 का भाग जाएगा क्या? हाँ जाएगा। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। ठीक है, फिर देखो कि भैया 3 का भाग जाएगा 8 में? नहीं जाएगा। अच्छा, 4 का जाएगा क्या? हाँ जाएगा, लेकिन 4 आ चुका है पहले से ही, तो अब लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही जो चीज हम गिनने वाले हैं, जो चीज का भाग लगाने वाले हैं वो पहले से ही मौजूद है, उसके बाद खत्म कर दो, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि 1 2 3 4, मतलब इसका जो प्रश्न का सही उत्तर है वह हो जाएगा 4, है ना। क्या पता चला हमें? हमें पता चला कि भैया 1 गुणा 8 का बनेगा या फिर 8 गुणा 1 का मैट्रिक्स बनेगा। 8 गुणा 1 का, 1 गुणा 8 का। दूसरा क्या बन सकता है बच्चों? 4 4/2 का या फिर 2/4 का।
इस तरीके से 2 चौके 8, यहां से भी हमको 8 अवयव मिल रहे हैं, यहां से भी 8 अवयव मिल रहे हैं, यहां से भी 8 अवयव मिल रहे हैं, यहां से भी 8 अवयव मिल रहे हैं। अगर हम पिछले क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स से हमें यह भी पता चलता है बच्चों कि 3 क्रॉस 3 का मतलब 9 होता है। तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर 9 अवयव है कि नहीं, इस तरीके से। तो आपको समझ में आ रही होगी बात कि यहाँ पर कुल मिलाकर कितना संभव कोटियां बन सकती हैं बच्चों। तो ये देखिए, ये पहली है संभव कोटि, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, जिससे हम 8 अवयव बना सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा है। आपके लिए एक एग्जाम्पल भाई, एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क में ये है कि अगर आपके पास इस 8 की जगह पे 12 लिखा होता, इस 8 की जगह पे 12 लिखा होता, तो संभव कोटियां कितनी होती? तो संभव कोटियां ज्ञात कीजिए। ये आपको बताना है बच्चों, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है आज का। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद आपको क्या मिल सकता है? आपको आव्यूह की रचना करने को मिल सकता है ना, यानी कि आपको मैट्रिक्स बनाने के लिए मिल सकता है। और उसको कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से समझते हैं। बट बनाने से पहले आपको एक और बात बता दूं कि मैट्रिक्स का जो नॉर्मली स्ट्रक्चर होता है वो AIJ के रूप में होता है। देखिए यहाँ पे ये जो अवयव होते हैं ना, ये अवयव होते हैं, ये AIJ के रूप में होते हैं। जैसे कि ये पहला वाला जो होता है ये A11 होता है, दूसरा वाला A12 कहलाता है, तीसरा वाला A13 कहलाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे 3/2 का बनाना है, ठीक है। 3/2 का मतलब ये हो जाएगा बच्चों कि मेरी रो कितनी होंगी और कॉलम कितने होंगे? तो कॉलम 2 होंगे। तो सबसे पहले तो कॉलम बना लो। तो कॉलम तो 2 ही रहेंगे, मतलब यहीं तक जाऊंगा मैं, ठीक है, केवल यहां तक जाऊंगा। तो ये 3/2 का बनेगा। यहाँ पर ये 1 2 कॉलम बन गए। अब यहाँ पर बच्चों आप जो है रोज जमा लो। तो 1 2 3 रो आएंगी यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 रो आएंगी। तो ये इसका 1 का मतलब होता है पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। इसका मतलब होता है पहली रो दूसरा कॉलम, यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। इस तरीके से हम जो है प्रविष्टियां करते हैं। तो 3/2 की आव्यूह की मैंने यहां पर ये संरचना कर दी। ये AIJ जो है बच्चों, इसके अंदर ये I जो है ये बताता है कि कौन सी नंबर की रो पे और ये कौन से नंबर के कॉलम पे आएगा। इसका मतलब कि अगर मैं यहां पर A11 लिखता हूं तो I का मान भी 1 हो जाएगा और J का मान भी 1 हो जाएगा। और इस हिसाब से मेरी प्रविष्टियां यहां पर साफ साफ दिखाई देंगी, है ना। मैं एक एक करके यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। जब मैं A11 की बात करूंगा तो A11 का मतलब क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये हाफ 1 का मतलब I की जगह भी 1 माइनस और J की जगह भी 1, तो 3 एकम 3। 1 - 3 करेंगे तो बच्चों मेरे पास आएगा -2। -2 जब बाहर आएगा मेरे पास तो +2 बन जाएगा ना, मॉड लगा हुआ है तो +2, तो 2/2 बराबर आएगा 1। तो मतलब यहां पर मैं लिखूंगा 1, किसकी जगह पे? इसकी जगह पे। अब हम निकालेंगे A12। 12 का मतलब क्या हो जाएगा? ये हाफ तो वैसा का वैसा ही। 12 का मतलब I की जगह पे 1 माइनस J की जगह पे 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 1 - 6 माइनस का 5, माइनस का 5 बाहर आएगा तो प्लस का 5, तो ये हो जाएगा बच्चों +5/2। क्या हो जाएगा? +5/2। सिंपल। अब इसके बाद आ जाएंगे हम A21 पे, क्योंकि A13 नहीं है ना हमारे पास, अब A21 है। A21 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा सिंपल सा कि I की जगह पे 2 रखो माइनस J की जगह पे 1 रखो, तो ये 3 एकम 3। 2 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1 बाहर आएगा तो प्लस का 1, है ना। इससे मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का 1 और ये बटे में 2, तो यहां पर क्या आएगा बच्चों? 1/2 आ जाएगा। सिंपल। अब इसके बाद मैं बात करूंगा बच्चों तो मेरे पास आएगा A22। इसका मतलब कि आपको दोनों जगहों पे 2 पुट करना है ना। तो यहां पर भी 2 आएगा और वहां पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्लियर। 2 में से 6 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4 बाहर आएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा और ये बटे में 2, तो ये कुल मिलाकर मुझे 2 देगा। मतलब यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी बच्चों? 2। बाकी की यहां निकालता हूं। देखिए अब आएगा मेरे पास A31 मतलब हाफ, 3 आएगा I की जगह माइनस यहां पर 3, तो 3 - 3 0 हो गया, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा A32 का मतलब ये रहेगा हाफ, 32 मतलब यहाँ पे 3 माइनस और 2 वहां पर, यानी कि 3 दूनी 6, ठीक है। तो 3 - 6 माइनस का 3 बाहर आएगा तो प्लस का 3 और ये बटे में 2, यानी कि यहाँ पर आएगा 3/2। तो इस तरीके से बच्चों आव्यूहों की रचना होती है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लैरिटी है सबको, पक्का श्योर है? तो इस तरीके से बच्चों आप आव्यूह की रचना कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं।
टाइप्स ऑफ आव्यूह, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार, कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं, चलिए एक एक करके सारे आव्यूह डिस्कस करते हैं और बड़ी फास्ट में करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी ये बातें जानते हैं। नहीं जानते हैं तो भैया पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर दे दिया, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर बच्चों आपको जो है कमेंट करके पीडीएफ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा टेलीग्राम चैनल CUT हिंदी मीडियम का ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और अगर आपको वो लिंक नहीं मिल रहा है तो बच्चों मेल कर दीजिएगा, ठीक है, इस पे मेल कर दीजिएगा आप, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है, mahendra.keshwani@adda247 adda247.com, ठीक है ना। इस पे मेल कर दीजिएगा कि सर लिंक नहीं मिल रहा है। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप इस पे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो कहाँ थे भैया हम थे आव्यूह के प्रकार पे। तो सबसे पहला जो प्रकार होता है बच्चों उसे हम बोलते हैं क्या, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की खास बात क्या है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही स्तंभ होता है, एक ही स्तंभ होता है, मतलब कि जो भी आपका आव्यूह रहेगा वो रहेगा m×1 का, यानी कि स्तंभ की जो संख्या होगी यानी n जो होगा वो हमेशा 1 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है m×1 का, क्लियर है कि नहीं। तो ये हमेशा इसी तरीके से दिखेगा, एक ही स्तंभ होगा, ठीक है। जैसे 4×1 का एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये स्तंभ हो जाएगा। m×1 कोटि का ये हमेशा स्तंभ आव्यूह आपका बनने वाला है। इसके बाद बच्चे बात करूंगा तो हमारे पास आ जाता है रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, एक ही पंक्ति हो, ठीक है, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, सिंपल सी बात है। और ये n×1 का मैट्रिक्स बनता है जिसमें m का मान 1 होता है। ये पहला वाला हमेशा 1 होगा, बाद वाला कुछ भी रख सकते हो, बदल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये आपकी क्या कहलाएगी बच्चों, पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका आता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मैं कंडीशन आपको बता ही चुका हूं बच्चों, जब m बराबर n हो जाए, यानी कि रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्याएं अगर बराबर हो जाती हैं तो वह आयताकार आव्यूह नहीं रहता, वो क्या रह जाता है हमारा, वो क्या बन जाता है बच्चों, वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है ना। तो अगर 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, 6×6, 1×1, ये सारे के सारे क्या है मेरे वर्ग आव्यूह हैं, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है, सिंपल सी चीज। फिर डायगोनल मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, जिसे हम विकर्ण आव्यूह बोलते हैं बच्चों। विकर्ण आव्यूह की खास बात क्या है कि मेन डायगोनल मतलब क्या, A11 अगर है तो A22, ठीक है। अगर 2×2 का है तो 3×3 का है तो A33 भी आ जाएगा, ये कहलाता है मुख्य विकर्ण। तो ये वाले होता है मुख्य विकर्ण, ये वाला होता है मुख्य विकर्ण, समझ आ रही बात। इसके अंदर तो एक एलिमेंट है तो ये मुख्य विकर्ण यही बन जाएगा, तो ये मुख्य विकर्ण कहलाता है, ठीक है। और ये मुख्य विकर्ण को छोड़कर अगर बाकी सभी जीरो हैं, मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अगर जीरो हैं बच्चों, तो ये कहलाता है मेरा एक विकर्ण आव्यूह। बात समझ में आ गई। और ये विकर्ण आव्यूह हमेशा क्या होने वाला है बच्चों, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होने वाला है, यानी कि वर्ग आव्यूह होने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद आ जाता है अदिश आव्यूह। इसी विकर्ण आव्यूह में अगर सभी के सभी मान बराबर हो जाएं, यानी सभी की सभी प्रविष्टियां क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये स्केलर मैट्रिक्स या फिर अदिश आव्यूह कहलाता है, सिंपल सा, ठीक है ना। अगर सभी की सभी प्रविष्टियां क्या हो जाए, समान हो जाए, तो यह क्या कहलाएगा बच्चों, मेरा एक सदिश आव्यूह। सिंपल, विकर्ण आव्यूह के अंदर अगर सभी प्रविष्टियां जो हमारे पास हैं किसकी, मुख्य विकर्ण की, है ना, जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है, उसके अंदर अगर सभी प्रविष्टियां समान हो जाएं तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम स्केलर मैट्रिक्स या फिर अदिश आव्यूह बोलेंगे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो कुछ नहीं, जो मुख्य विकर्ण है उसकी सारी प्रविष्टियां अगर 1 हो जाएं, ठीक है, उसकी सारी प्रविष्टियां अगर 1 हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा मेरा, वो कहलाएगा एक मेरा तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लैरिटी है। तो इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। बाकी सब यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है, पूरा किस तरीके से पढ़ना है आप समझ ही सकते हैं, लेकिन जो बेसिक फंडा है वो यही है कि विकर्ण आव्यूह के अंदर अगर सारे के सारे एलिमेंट 1 बन जाए तो बस वही है आपके पास क्या, तत्समक आव्यूह, ठीक है। इसके बाद बात करता हूं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसी बाय भी किसी का भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ये आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, लेकिन जो विकर्ण आव्यूह मैंने बताए थे सारे के सारे विकर्ण, सदिश और आपका इकाई, ठीक है, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह, ये तीनों वर्ग आव्यूह ही होने चाहिए। लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, ये 1/1 का भी हो सकता है, 2/2 का भी हो सकता है, 2/3 का, 3/2 का, ठीक है, 2/1 कुछ भी बन सकता है, ये 1/2 का भी बन सकता है। लेकिन बस की खास बात क्या है, इसके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, इसके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं हम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसको O से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर अगर आप ध्यान रखेंगे, तत्समक जो आव्यूह रहता है बच्चों, उसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, I से, इसको ध्यान रखना है, ठीक है।
इसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो ये हमारे पास हो गया 0। अब इसके बाद अच्छा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो आव्यूहों की समानता। दो आव्यूह कब समान होंगे? तो सिंपल सी बात है, दो आव्यूह तभी समान होंगे बच्चों, सबसे पहले तो उनकी कोटियां समान होनी चाहिए। ठीक है, वे समान कोटियों के होते हैं। सबसे पहली चीज कि दो आव्यूह अगर आपको जो है समान प्रूफ करने हैं, सबसे पहली बात है कि दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए। दूसरी बात क्या कि उनकी जितनी भी संगत अवयव हैं, संगत अवयव है बच्चों, वो समान होने चाहिए। तो ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव से समान होना चाहिए। यानी कि अगर मुझे इसको और इसको बराबर प्रूफ करना है तो संगत अवयव मतलब कि जो A11 में यहां पर है और यहां पर जो B11 में है, ये दोनों बराबर होने चाहिए बच्चों, तब जाकर जो है बच्चों आपका जो है ये समान होगा। ठीक है, यानी कि ए आव्यूह के अंदर जो 1-1 में है और बी आव्यूह के अंदर जो 1-1 में है, वो दोनों समान होने चाहिए। इसी तरह ये और ये समान होना चाहिए, ये और ये समान होना चाहिए, ये और ये समान होना चाहिए। इस बिना पर मैं बोल सकता हूं कि यह दोनों आव्यूह क्या होंगे? बराबर होंगे, समान होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर उनके संगत अवयव बराबर हैं तो वह समान है। जैसे कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि 0x2y, ठीक है, और बोल रहा है कि ये बराबर है किसके? ये बराबर है बच्चों 0, 3, 2, 5 के, ऐसा बोल देता है। तो यहां से आपसे बोल सकता है कि x का मान बताओ और y का मान बताओ अगर ये दोनों बराबर हैं। तो आप बोलोगे कि हाँ 0, 0, 2, 2 हो गया, मतलब x हो गया 3 के बराबर और y हो गया 5 के बराबर, है कि नहीं? तो इस तरीके से जो है आप कंपेयर करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। इसमें और भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड करके बन सकता है, ये मैंने बेसिक बताया आपको। क्वेश्चंस हम सारे नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, आज सिर्फ हमारी कॉन्सेप्ट वाली क्लास है। ठीक है बच्चों, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है बच्चों, हमारे पास आव्यूहों का योग। दो आव्यूहों का योग हम कैसे करते हैं? ठीक है, दो से ज्यादा का भी योग कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि हम बात करता हूं, यहाँ एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लीजिए ये है 1, 2, 4, 9, ठीक है, और ये एक और आव्यूह ले लिया मैंने 2, 4, 2, -2, इस तरीके से। तो अगर मुझे दो आव्यूहों का योग करना है तो कैसे योग होगा बच्चों? इनके योग का जो सबसे पहली कहानी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि भैया कोटि समान होनी चाहिए दोनों की। अगर आपको दो आव्यूहों का योग करना है तो कोटि समान हो, पहले तो कोटि समान हो, दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए। सिर्फ तभी उसी केस में बच्चों आप जो है क्या कर सकते हो, उसी केस के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, दोनों का योग कर सकते हो। तो ये दिख रहा है 2/2 का, ये भी 2/2 का है, तो आप योग कर सकते हो। 3/2 का पहले होता, फिर 3/2 का होता, तो तभी योग हो पाता। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी सी चीजें हैं मगर मोटी मोटी सी चीजें हैं ये, है ना। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? 1 + 2, 1 + 2 ऐसे, फिर 2 + 4, फिर 2 + 4, फिर 4 + 2, 4 + 2, मतलब जो संगत अवयव है ना, संगत अवयव है, संगत अवयव है वही जुड़ेंगे। अब यहाँ पे 9 + -2, तो ये क्या हो जाएगा? 9 + -2, इस तरीके से। जब इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, तो 1 और 2 कितना होगा? 3, 2 और 4 6 होगा, 4 और 2 6 होगा, 9 - 2 तो कितना हो जाएगा? 7। तो यह है हमारे पास इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यह है हमारे पास इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्लैरिटी आ रही है, समझ में आ रहा है बच्चों? एक बार फटाफट से क्या करो, अंगारे बनाओ, जिन जिनको बच्चों को समझ में आ रहा है अंगारे लगा जरा जल्दी से। चलो ठीक है, अब यहाँ पे व्यवकलन की बात कर रहे हैं, अंतर की बात कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स का अगर डिफरेंस करना है तो क्या होगा? मान लीजिए 2, 4, 3, 5 है ना, -1 - 2, 3, 2। ठीक है, हमें क्या करना है? व्यवकलन करना, माइनस करना, अंतर निकालना, दोनों का डिफरेंस करना है। तो क्या होगा? वही सेम कहानी, ठीक है, जैसे प्लस किया है वैसे ही माइनस करना है आपको। तो 2 - 1 क्या लिखेंगे हम? 2 - 1 संगत अवयवों का होगा, इसके अंदर भी कोटि मेरे को समान चाहिए तभी हो पाएगा ये। फिर 4 - का 2, तो ये हो जाएगा 4 - का 2, ठीक है, इस तरीके से। फिर 3 - 3 क्या हो जाएगा? 3 - 3, फिर हो जाएगा 5 - 2, 5 - 2। संगत अवयवों के साथ हम साइन को उठा लेंगे, संगत अवयवों के साथ हम साइन को उठा लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या उत्तर आता है। तो 2 में से 1 गया बच्चों, 1, 4 और +2 कितना हो जाएगा? 6, माइनस माइनस प्लस होता है। 3 में से 3 गया तो 0, 5 में से 2 गया तो 3। ये आ गया इस प्रश्न का सही उत्तर, ये आ गया इस प्रश्न का बच्चों सही उत्तर। क्लियर है? पक्का? श्योर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो अब आव्यूह के ऋण का ऋण आव्यूह है ना, आव्यूह का ऋण आव्यूह, अगर मेरे पास कोई आव्यूह है A, उसका ऋण आव्यूह निकालना है तो ऋण आव्यूह मतलब क्या हो जाएगा? उसमें -1 का गुणा कर देना,
ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पर कि अगर a मेरे पास ये है तो माइनस a क्या होगा, इसका ऋण अवयव होगा। तो a का माइनस a बनाने के लिए जस्ट हमें क्या करना है, माइनस का गुणा कर देना है। और अगर आप माइनस का गुणा कर देते हो तो बच्चों बस सिंपल क्या होता है, जो प्लस वाला होता है वो माइनस बन जाता है और जो माइनस वाला होता है वो प्लस बन जाता है। सिंपल, इतनी सी बात है। ऋण अवयव कैसे निकलता है बच्चों, ऋण अवयव मतलब जो a है उसी में -1 का गुणा कर दो। सिंपल, इतनी सी कहानी है। क्या करना है, a में -1 का गुणा कर देना है, तो यही मेरा -a बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स या फिर ऋण अवयव। सिंपल, a के अंदर -1 का गुणा, तो गुणे में, गुणे से क्या समझ में आया बच्चों, ये है सदिश गुणन, है ना। ये क्या है बच्चों, ये सदिश गुणन है, अदिश गुणन है, सॉरी। क्या है ये, अदिश गुणन है। स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होगा कि जब हम -1 का गुणा करेंगे तो अंदर के सभी अवयवों के अंदर -1 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप 2, 3, 4 किसी का भी गुणा कर सकते हो, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आव्यूह के योग के गुणधर्म पहले देख लेते हैं, ठीक है। आव्यूह योग के गुणधर्म देख लेते हैं पहले, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोला गया, सबसे पहला कम्यूटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि अगर आप a प्लस बी कर रहे हो, है ना, और b प्लस ए कर रहे हो, अगर मान लो इसका क्रम बदल दे रहे हो, उल्टा कर दे रहे हो, तो ये दोनों समान होने चाहिए। अगर ये दोनों समान हैं तो यह आव्यूह का क्रम विनिमय नियम को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये क्रम विनिमय होगा अगर ये ऐसा होता है तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसका प्रूफ लिखा हुआ है वैसे, ठीक है, बट ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जब हम प्लस कर रहे थे, देखो जब हम प्लस कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही, जब हम प्लस कर रहे थे तो यहाँ पर प्लस करने पे आ रहा था 1 + 2। अब 1 + 2 करो और या फिर इसको उल्टा कर दोगे तो 2 + 1 हो जाएगा, मतलब ये घूम के लिख जाएगा ना। तो 1 + 2 करो चाहे 2 + 1, इनका कोई भी टेंशन वाला बात है ही नहीं, इनका कोई भी टेंशन वाला बात है ही नहीं। इसको आप -2 + 9 करोगे तब भी साथ ही आएगा। तो प्लस वाले केस में आप घुमा फिरा के लिखोगे तब भी आंसर हमेशा सेम ही आता है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे कि यह क्रम विनिमय है, ठीक है। क्या होगा बच्चों, a + b बराबर हो जाएगा b + a के, यहाँ पर ये क्रम विनिमय होगा। इसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ यानी कि साहचर्य का नियम। और ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर 3 क्वांटिटी हैं a, b और c, तो पहले अगर आप a + b कर लो और फिर उसमें c जोड़ो, या फिर पहले आप b + c कर लो और उसमें a जोड़ो, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? हाँ, ये बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि प्लस के केस में तो हम एलिमेंट उठाते हैं, अवयव उठाते हैं, संगत अवयव उठाते हैं और सबको जोड़ देते हैं। और मैंने आपको बताया कि तीनों अगर प्लस में हैं तो आप इनको आगे पीछे कहीं पे भी प्लस कर सकते हो, ये हमेशा आपको सेम आंसर देंगे। और इसीलिए हम बोलेंगे कि यह साहचर्य के नियम को फॉलो करेगा बच्चों, साहचर्य रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आव्यूह योग क्या होता है बच्चों, साहचर्य के नियम को फॉलो करता है, ठीक है। फिर योग के तत्समक का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये और कुछ नहीं होता बच्चों। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर मैं a में 0 प्लस करूं, ठीक है, या फिर 0 में a प्लस करूं तो ये a के बराबर ही होगा। मतलब क्या कि मान लीजिए कि 1 2 3 4 है ना, और इसमें मैं 0 प्लस करूं, 0 0 0 0, ओ का मतलब क्या होता है 0, ठीक है। जितने बाय जितने का ये होगा उतने बाय इतने का ये होगा, क्योंकि 0 हम कुछ भी ले सकते हैं, ओ को हम कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि सभी 0 होंगे, इसका इतना ही मतलब होता है। अब अगर मैं बात करता हूं, इसको जोड़ूंगा मैं तो देखो 1 और 0 जोड़ूंगा तो 1, 2 और 0 को जोड़ूंगा तो 2, 3 और 0 को जोड़ूंगा तो 3, 4 और 0 को जोड़ूंगा तो 4, तो ये वापस से मेरे को a ही मिल जा रहा है। तो बस इतनी ही बात यहाँ पर कही गई है। तो ये इसकी कंडीशन है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है ना, इतनी सी कंडीशन है इसकी, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। कोई भी अगर आपको प्रूफ करने को बोल देता है तो कोई भी एग्जांपल लेके आप उसमें 0 0 0 ऐड करके प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लैरिटी, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। आगे है हमारे पास योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। अब ये बड़ा सिंपल सा कहानी है। प्रतिलोम यहाँ पर इनवर्स, जो नेगेटिव मैट्रिक्स की हमने बात की थी उसके बारे में चर्चा हो रही है कि जब आप a के अंदर, ठीक है, उसी का ही नेगेटिव जोड़ देते हो तो यह 0 के बराबर होता है, या फिर नेगेटिव में उसका नेगेटिव यानी कि उसका पॉजिटिव, अगर या फिर जो नेगेटिव है उसके अंदर उसका पॉजिटिव जोड़ देते हो तो वो क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। प्रतिलोम, यहाँ पे इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एडिटिव प्रतिलोम यानी कि जो प्लस करने वाला प्रतिलोम है, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस, ठीक है। योग के प्रतिलोम, तो योग का प्रतिलोम क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, माइनस होता है, ऋण होता है योग का प्रतिलोम,
ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो योग का प्रतिलोम जब हम निकालेंगे तो उसका अस्तित्व है क्या? हाँ है, ठीक है। क्योंकि इनको हम जोड़ के क्या बना देते हैं? 0 बना देते हैं। तो इसका अगर एग्जाम्पल लेना है तो भाई सिंपल है, यानी कि 1 2 3 4 है और इसका प्रतिलोम करना है, योग करना है भाई किसका? -a का। a प्लस -a मतलब कि a के अंदर माइनस का गुणा, यानी कि -2 -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। तो ये 0 के बराबर आना चाहिए, और जो कि आएगा ही आएगा, यानी कि 1 + -1, तो 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 + -3, देखो ये इस तरीके से जा रहा है, 3 + -3, तो ये हो जाएगा 3 - 3 = 0। इस तरीके से बाकी के भी 0 हो जाएंगे, और यह इस लॉ को, है ना, इस गुणधर्म को क्या करेगा? फॉलो करेगा, यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स या फिर योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल सी कंडीशन थी जो कि आपको दिखाई दे रही होगी, इसको बस आपको याद कर लेना है कि ये इसकी कंडीशन है, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। एक आव्यूह का अदिश गुणन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया अदिश गुणन का कहानी क्या है। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, के ए के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ पर ए क्या है बच्चों? एक आव्यूह है। ए क्या है मेरे पास? एक आव्यूह है। और के क्या है बच्चों? एक अदिश राशि है, एक अदिश संख्या है, एक अदिश संख्या है ना। तो ये किस तरीके से होएगा? जैसे मान लीजिए 2a है ना, और a की जगह पे यहाँ पे हम लिख देते हैं, a बता देता हूँ, a क्या है मान लीजिए 1 4 2 3 है, इस तरीके से। तो 2a क्या हो जाएगा बच्चों? ये 2 ऐसे रहेगा, 1 4 2 3, और इसके अंदर क्या हो जाएगा? 2 का गुणा। तो 2 का गुणा होगा तो सब में होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 8 4 और 6। भाई क्लैरिटी आ रही है कि नहीं? सीधा सीधा 2 के अंदर गुणा कर, 2 का गुणा कर देंगे, अंदर सब में करेंगे, सब में। आव्यूह के केस में सब में करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट जब आएगा ना तो वहां कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी, इसीलिए अभी ध्यान से रखें, दोनों में चीजों में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूँ ये आव्यूह के बात कर रहा हूँ मैं, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन बता रहा हूँ, ठीक है। अदिश से गुणन मतलब किसी भी एक संख्या यहाँ पे मिल सकती है, उससे गुणन करने की बात हो रही है। एक आव्यूह के अदिश के गुणधर्म क्या है? अब देखो एक गुणधर्म बता रहा हूं यहाँ पे, a और b अगर दो समान कोटि के आव्यूह हैं m क्रॉस n के, ठीक है, और k और l क्या है बच्चों? यहाँ पर कुछ सदिश राशि, अदिश राशि हैं। अब यहाँ पे k का नंबर ले लेते हैं कुछ, है ना, मान लेते हैं ये 3 है और ये क्या है? 2 है, ठीक है ना, ये 3 है और ये 2 है। तो ये प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी? देखो k की जगह पे 3 लिया है तो 3a + b। अब 3a + b अगर लिखा हुआ है तो हम 3 को अंदर गुणा कर सकते हैं, तो इसको 3a + 3b बना सकते हैं, ठीक है, 3a + 3b बना सकते हैं। अब ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि 3 + 2, ठीक है, 3 + 2 हो, अगर 3 + 2 मतलब 5a हो कुल मिलाकर, ठीक है। kl क्या हो बच्चों? 3 + 2 यानी कि 5a हो। तो इस 5a को क्या लिख सकते हो आप? इसको आप लिख सकते हो 3a + 2a करके, मतलब तोड़ के लिख सकते हो, या फिर इस a का गुणा अंदर कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये जो 5a है मेरा, इसको आप ऐसा तोड़ के 3a 2a 4a 1 है, इसमें आप तोड़ सकते हो, ठीक है। क्लैरिटी है? चलो अब बोल रहा है आव्यूहों का गुणन। भाई दो आव्यूहों के गुणन आपको आना चाहिए, किस तरीके से करते हैं पहले तो वो समझ लो। तो आव्यूहों के गुणन के सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए दो आव्यूह है मेरे पास, ठीक है, ए और बी ले लेते हैं। चलो दो आव्यूह है ए और बी, ये है m क्रॉस n का, और एक बी आव्यूह है, यह है p क्रॉस q का, ठीक है। दो अलग अलग हमारे कोटि के आव्यूह हैं। इन आव्यूहों का गुणन यानी कि ए बी कब निकल सकता है? ए बी कब निकल सकता है बच्चों? ये आपको बताना, ए बी कब निकलेगा? ए बी कब, ए बी का अस्तित्व कब होगा? ये तभी होगा, ये ए बी का अस्तित्व तभी होगा जब ये और ये बराबर होंगे, जब ये और ये क्या होंगे? बराबर, यानी कि n और p क्या होंगे? बराबर, ठीक है, n बराबर क्या होगा? p होगा। क्लियर है? और ये किस कोटि का आव्यूह बनेगा? तो जो बचा हुआ है उस कोटि का आव्यूह बनेगा, a से b की तरफ, a से b की तरफ m क्रॉस q का बनेगा, m क्रॉस q का, ठीक है, जो बचा हुआ रहेगा m क्रॉस q का बनेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में मान लीजिए ये 3 क्रॉस 2 का है, और b में यहाँ पर ले लेते हैं ये 3 क्रॉस 1 का है, मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। या फिर मान लेते हैं कि चलो 2 क्रॉस 3 का है, 2 क्रॉस 1 का मान लेते हैं। चलो
इस तरीके से हमारे पास ए और बी अवयव है ना। तो यहां से जो हमारे पास ए बी बनेगा, पहले बताओ ए बी बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि ये और ये क्या है बच्चों? बराबर है ना। ये और ये क्या है? बराबर है। अगर ये और ये बराबर है तभी ए बी निकल सकता है, नहीं तो ए बी निकल ही नहीं सकता। ठीक है, ए बी हो ही नहीं पाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि इसके बाद जब ए बी बनेगा तो ये बनेगा बच्चों 3 क्रॉस 1 का। ठीक है, ये क्या बनेगा बच्चों? 3 क्रॉस 1 का, यानी कि 3 ये यहां से आया है और ये 1 कहां से आया है? यहां से आया। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगर मुझे ए बी की जगह बी ए बनाना है, बी ए बनाना है बच्चों, ए बी की जगह बी ए बनाना है, तो बी ए के केस में ये और ये बराबर होने चाहिए। बी ए के केस में Q और M बराबर होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर मुझे यहां पर क्या बनाना है बच्चों, अगर मेरे पास A M क्रॉस N है, ठीक है, और B की बात करूंगा, मान लीजिए यहां पे, यहीं पे लिख देता हूं मैं P क्रॉस Q। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे बी ए बनाना है तो बी ए कब बनेगा बच्चों? जब मेरा Q और M बराबर होगा, जब Q और M बराबर होगा। ठीक है, तो जब Q बराबर होगा किसके? M के, और जो बी ए मिलेगा वो क्या मिलेगा? P क्रॉस M का मिलेगा, P क्रॉस N का। तो अगर आप यहीं से ही देखना चाहते हैं तो Q और M बराबर होने चाहिए अगर मुझे बी ए चाहिए तो, और जब बनेगा तो वो P क्रॉस N का बनेगा, यानी कि B पहले आएगा तो B का पहले लिखा जाएगा, B का पहले लिखा जाएगा, फिर N लिखा जाएगा A का। या फिर अगर आप इस बात को समझ नहीं पाए तो पहले B लिख लीजिए फिर ये, और यहाँ से डायरेक्ट बोलेंगे B क्रॉस N का बनेगा जब Q बराबर M होगा तभी। अब मुझे बताओ कि इसका B अस्तित्व है में है क्या? इसका B अस्तित्व में है? आप बोलेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये 1 जो है ना, ये 3 के बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो BA का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, BA का अस्तित्व नहीं है। BA एग्जिस्ट ही नहीं करता, BA का अस्तित्व नहीं है, BA नहीं निकल सकता यहाँ से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अवयव का गुणन करने से, गुणन देखते हैं गुणन कैसे होगा अवयव का। ठीक है, देखो यहाँ पे मान लीजिए कि ये है मेरे पास 2 4 3 2। ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, मान लेते हैं 2/1 का ले लेते हैं, चलो। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने, मान लेते हैं 2/1 ले लिया। ठीक है, तो ये 2/2 का है और ये है 2/1 का, तो ये हो सकता है क्या? हाँ, ये दोनों बराबर है, मतलब गुणन हो सकता है। गुणन कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो ये गुणन होगा ऐसे में जाएगा और ऐसे में जाएगा। ठीक है, ये गुणन कैसे जाएगा? रो का गुणा कॉलम के साथ होगा, रो का गुणा कॉलम के साथ होगा। अब ये कैसे होगा जरा ध्यान से देखो। जब हम इसका गुणा, अब इसमें पहले एलिमेंट का गुणा पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ होगा और दोनों का योग हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो ये होगा 2 गुणे 2 प्लस फिर 4 गुणा 1, 4 गुणा 1। अब ये ऊपर वाला हो गया, अब नीचे वाला करेंगे, तो नीचे वाले का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, यानी कि 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 4 + 4 और ये आ जाएगा मेरे पास 6 + 2। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 8, और ये भी 8 आ जाएगा, दोनों 8 8 आ जाएंगे। सही है, क्लैरिटी आ रही है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा मैट्रिक्स बना है? ये बना है 2 क्रॉस 1 का, ये 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बना है। ठीक है, 2 क्रॉस 1 का, जो कि वही बनना था, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। थोड़ा और बड़ा वाला कर लेते हैं, तो चलो देख लेते हैं भाई। 2 4 6 1 2 3 2 4 2। ठीक है, इसका 3/2 के साथ कर लेते हैं, तो 3 2 3 6 1 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये है मेरे पास 3/3 का और ये है मेरे पास 3/2 का। देखते हैं कि इसका गुणन कैसे जाता है। अब इसका गुणन थोड़ा लंबा जाएगा तो इसको नीचे लिखेंगे अपन, देखते हैं क्या क्या जा रहा है। तो इसका गुणन जाएगा ऐसे में और ऐसे में। तो सबसे पहले पहले वाले का पहले वाले के साथ गुणा, यानी कि 2 तिया 6। ठीक है, एक एक करके लिख के बताऊं। 2 तिया 6, तो 2 गुणे 3 करेंगे प्लस, फिर 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 का गुणा 3 में प्लस, फिर 6 का गुणा इसके साथ करेंगे, 6 का गुणा 1 में। अब यहाँ पे प्लस माइनस भी हो सकता है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको -3 ले लेते हैं अपन। ठीक है ना, और इसको -2 ले लेते हैं।
तो ये हो गया हमारे पास, इसका गुणा इसमें कर लिया। अब अगर आगे एक और कॉलम है तो उसका गुणा उसमें करेंगे हम और यहाँ पे लिखेंगे दूसरे नंबर पे। तो ये हो जाएगा अब 2 का गुणा -2 में, तो 2 का गुणा हो जाएगा किसमें, -2 में, प्लस फिर 4 का गुणा 6 में होगा, 4 का गुणा 6 में, प्लस फिर 6 का गुणा -3 में, 6 का गुणा -3 में, इस तरीके से। क्लियर? अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका गुणा इसमें होएगा, तो 1 का गुणा 3 में, ये रहा 1 का गुणा 3 में, प्लस 2 का गुणा 3 में, 2 का गुणा 3 में, फिर प्लस में 3 का गुणा 1 में, प्लस 3 का गुणा 1 में। अब इसी का ही गुणा यहाँ जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे, तो 1 का गुणा -2 में, 1 का गुणा -2 में, प्लस 2 का गुणा 6 में, 2 का गुणा 6 में, प्लस 3 का गुणा -3 में, 3 का गुणा -3 में। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे जब आप इस तरीके से लिखते हो तो बच्चों कैलकुलेशन आधे मन में भी कर सकते हो, इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और लेकिन अगर आप स्टेप्स वाइज लिखना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप पेपर में चाह रहे हो कि स्टेप्स बढ़ाने हैं तो फिर आप आराम से लिख सकते हो, बहुत आसान है। क्या कैसे करना है हमको, 2 4 6 है तो हमने 2 4 6 लिख दिया और गुणे में इनको उठा के लिख दिया, यानी कि 3 3 1। जैसे कि अभी मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2 4 6, ठीक है। मैंने अच्छा 2 4 2 है, अभी ये वाला कर रहा हूँ ना मैं, नीचे वाला, तो 2 4 2, तो ये मैंने 2 4 2 लिख दिया और इनके गुणे में मैंने क्या लिख दिया बच्चों, इसको लिख लिया, यानी कि 3 3 1। अगर आप देखोगे 3 3 3 3 1 सब में कॉमन है ना, इस तरीके से, और बीच में प्लस का साइन लगा दिया। यहाँ पर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर भी सेम कहानी होगी, 2 4 2, तो ये जाएगी 2 4 और ये 2, ठीक है। गुणा कर देंगे सबके साथ में, किसका गुणा करेंगे, इसका, यानी कि -2, आप देख पा रहे हो 6 और -3 का। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपको एक एक वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे है, तो फर्स्ट नंबर पे आएगा मेरे पास 2 4 6 2 4 6, और आपके पास गुणे में क्या आ जाएगा, ये 3 3 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 4 6, फिर -2 6 -3, और इस तरीके से ये 3 3 3 3 3 3 1 1 1 वैसा का वैसा ही रहेगा, 2 1 2 2 1 2, इस तरीके से लिख लिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पे फटाफट से करने के लिए कि आपने लिख दिया 2 1 2, ठीक है, और फिर आपने लिख दिया 4 2 4 ऐसे करके, और आपने लिख दिया 6 3 2, और इसके साथ गुणे में आपने ये गुणा साइन बना दिया, गुणे का साइन बना दिया, गुणे का साइन बना दिया, गुणे का साइन बना दिया। समझ गया ना मेरी बात? और आपने क्या किया, 3 3 1 दिखाई दे रहा है, 3 3 1 3 3 1 1 में रुक जाओ, क्या है मेरे पास 3 3 है ना, तो अब पहले वाले में 3 रहेगा, दूसरे वाले में 3, तीसरे वाले में 1 रहेगा, ठीक है। तो ये 3 3 1 ऊपर में रहेगा इस तरीके से, 3 3 1 3 3 1 3 3 1, इस तरीके से। तो ये हमने ये फटाफट बना लिया, हमें देखना नहीं पड़ा किसका गुणा किसके साथ करना है। अगर आपको स्टेप्स में करना है तो बाकी, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ इसको मैं, ठीक है ना। बाकी आपका गुणा भाग है इसके अंदर, मेन प्रोसेस हो चुका है इसका। चलो आगे बढ़ जाता हूं। तो आव्यूह गुणन के कुछ गुणधर्म है वो देख लेते हैं। मेन तो वो है भैया गुणधर्म, ठीक है ना। क्या है गुणधर्म, चलो देख लेते हैं कैसे करना है हमको इनको। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं बच्चों यहां पर, तो आव्यूह गुणन के गुणधर्म के अंदर हमारे पास सबसे पहले देखो यार, ये गुणधर्म है, इसको जरा सोचो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं फटाफट से। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आव्यूह गुणधर्म से स्टार्ट करेंगे हम कल की क्लास में, और फिर कल ही हम करेंगे क्वेश्चंस बहुत सारे, ठीक है। यहाँ पर आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा यार आज की क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है इसके बाकी के जो फंडाज हैं उनको पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस करने लगेंगे, ठीक है। तो आज कॉन्सेप्ट वाली क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, कल हम क्वेश्चंस के थ्रू बाकी के सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे और उनके गुणधर्म को भी देखेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है। और बच्चों साथ ही साथ उड़ान बैच लॉन्च हो चुका है, Y767 कोड लगाकर यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। फटाफट से जाके एनरोल कर लो, देर मत करना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।